हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर जानकारी दी कि वो आज शाम 7 बजे हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बीते 1 साल से कोरोना के साए में रह रहे हैं और इसकी वजह से मुझे व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने का मोह छोड़ना होगा और नए फॉर्मेट पर परीक्षा पर चर्चा के पहले डिजिटल संस्करण में आपके साथ रहूंगा। वीडियो में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ दोस्त के तौर पर बातचीत करेंगे और इसके साथ ही डिजिटल कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। वीडियो में प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये परीक्षा पर चर्चा है, लेकिन यहां चर्चा सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं होगी। रीना सेठी सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी हैं। रीना सेठी वार्ड नंबर 17 से HLP की पार्षद हैं। रीना सेठी ने बीजेपी के सुमन बामनिया को 2 वोटों से हराया। आपको बता दें कि चुनाव में रीना सेठी को कुल 17 वोट मिले, जबकि बीजेपी के सुमन बामनिया को सिर्फ 15 वोट मिले। सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा की मौजूदगी में रीना सेठी के सिर नगर परिषद चेयरपर्सन का ताज सजा और वोटिंग में सिरसा विधायक गोपाल कांडा और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी हिस्सा लिया। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी के अहम फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जानबूझकर हरियाणा में अपने ज्यादा कार्यक्रम रख रहे हैं ताकि हरियाणा में विवाद बढ़ सके। कमेटी की तरफ से यह फैसला किया गया, इन कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार करना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, ये काम करो वो काम करो, लेकिन इस तरह की पोस्ट के हिसाब से बात नहीं मानी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिए गए आदेश या फिर हरियाणा किसान यूनियन द्वारा दिए गए आदेशों पर ही अमल करना है। वहीं हरियाणा में किसानों पर मुकदमे और लाठी चार्ज पर सरकार को चेतावनी दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन के तहत 30 मार्च से गुजरात से शुरू हुआ मिट्टी सत्याग्रह देश के 23 राज्यों से गुजरता हुआ सिंघू बॉर्डर पहुंच गया। इस सत्याग्रह में शामिल किसान हजारों गांव से मिट्टी लेकर सिंघू बॉर्डर पहुंचे। किसानों ने अब इस मिट्टी से शहीद स्मारक बनाने का फैसला लिया है ताकि आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद किया जा सके। किसानों ने बताया कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर शहीद स्मारक बना दिया गया। इस सत्याग्रह का मकसद लोगों को आंदोलन के बारे में बताना और देश के 23 राज्यों के हजारों गांवों से मिट्टी लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचना था। इधर हथिया में तेज आंधी के कारण बिजली की तारें आपस में टकराने से खेतों में आग लग गई। आग लगने की वजह से किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसके बाद किसानों में भारी रोष देखने को मिला है। फसल जलने से नाराज किसान देर रात बिजली कार्यालय के आगे बुटलाड़ा मार्ग पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंधी के बावजूद विभाग ने बिजली सप्लाई नहीं काटी, जिससे उनकी फसल में आग लग गई और करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। अब तक अनाज मंडी में हजारों क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। सिरसा जिले में गेहूं की खरीद के लिए जिला प्रशासन ने 59 खरीद केंद्र बनाए हैं। वहीं गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 7 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, कालावली, डींग, नाथूसरी, चौपटा और रानिया शामिल है। सिरसा मार्केट कमेटी सचिव विकास सेतिया ने बताया कि किसानों की गेहूं और सरसों की फसल की खरीद सरकार कर रही है। किसानों को फसलों की खरीद को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जिले में 136 किसानों की 18,221 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। मंडी में किसानों की सुविधा को देखते हुए मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
साथ ही कहा कि अभी तक सरकारी एजेंसियां सरसों की सरकारी खरीद नहीं कर पाई क्योंकि सरसों का एमएसपी रेट 4,650 रुपए है, जबकि प्राइवेट फर्में 5,000 से लेकर 5,500 रुपए में सरसों की खरीद कर रही हैं। ऐसे में किसान सरकार को अपनी सरसों की फसल बेचने की बजाय प्राइवेट फर्मों को ही बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है और सरकार की तरफ से गेहूं मंडी में लाने के लिए एसएमएस सिस्टम बंद कर दिया गया, जिससे अब किसान कभी भी गेहूं मंडी में ला सकते हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना अन्य सुविधाएं। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि यहां पर ना तो टोकन कट रहे हैं और उन्हें कई घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जब कोई अधिकारी आता है तभी ये लोग काम करते हैं। सरकार ने रबी की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट डालने के दावे किए थे, जो कि हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। अब 72 घंटे होने को हैं और अभी तक पेमेंट तो दूर, किसानों का पोर्टल भी नहीं खुला। इसी कड़ी में करनाल की मुख्य अनाज मंडी का दौरा कर आढ़तियों और किसानों से बातचीत की गई, जिसमें उनका कहना है कि गेहूं की खरीद के बाद भी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन अभी तक ना तो ऊपर का कोई काम नहीं शुरू हुआ और ना ही गेहूं उठान के लिए ट्रांसपोर्टर की गाड़ी यहां पहुंची। फसल पंजीकरण में आ रही परेशानी के चलते संघर्ष समिति जाखल ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि फसल पंजीकरण आपस में मेल नहीं खा रहा, ऐसे में फसल पंजीकरण करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर जाखल के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार ने इस बारे में जिला राजस्व अधिकारी से बात कर समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इधर चरखी दादरी के गांव खेड़ी बत्तर की फिरनी से गुजरने वाले भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान हैं। रात के समय ट्रकों की आवाजाही से परेशान ग्रामीणों ने एकजुट होकर ट्रकों का रास्ता बंद करवा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर ट्रक मालिकों के साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांव की फिरनी पर ही प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले ट्रकों से बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सीटीएम को ज्ञापन सौंपकर ट्रकों का रास्ता बदलवाने की मांग उठाई, लेकिन सीटीएम के आश्वासन के बाद रात को ट्रकों का आवागमन बंद नहीं हुआ। कोरोना एक बार फिर पूरे देश में बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। 8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर चर्चा के साथ संक्रमण को रोकने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना की रफ्तार देश भर के लिए चिंता का सिग्नल भेज रही है और वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,15,000 नए केस सामने आए। ये दूसरी बार है जब कोरोना के मामले एक दिन में 1 लाख के पार पहुंचे हैं। इससे पहले बीते रविवार को 24 घंटे में संक्रमण के 1,03,558 नए मामले सामने आए। भारत अब एक्टिव केस के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले 24 घंटों में 631 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। नए मामले हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 केस दर्ज हुए, जबकि 297 मौत हुई हैं। कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औसतन 50,000 के करीब ही मामले सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गई। बीते दिन दिल्ली में 5100 कोरोना के नए केस दर्ज हुए, जो कि नवंबर 2020 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में 2099 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 604, फरीदाबाद में 237, पंचकुला में 169, यमुनानगर में 135 नए मामले सामने आए। कोरोना के करनाल में 137, अंबाला में 106, कुरुक्षेत्र में 101 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी के साथ एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने जान गंवाई। प्रदेश में अब तक 3,208 मरीजों की मौत हुई। दरअसल प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। एक दिन में 1,115 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,84,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं।
इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में रोजाना जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। गुरुग्राम में बीते कई दिनों से हर रोज 500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने हेल्थ एडवाइजरी के जरिए लोगों से मास्क पहनने, कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम रखने की अपील की है। साथ ही पुलिस विभाग से भी बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के ज्यादा चालान करने की अपील की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पिहोवा पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय हो गई है। एक तरफ पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटे, वहीं लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया। इधर बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी के साथ मारपीट और एफआईआर के खिलाफ नगर परिषद के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताली कर्मचारियों ने परिषद गेट पर धरना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस के खिलाफ सफाई कर्मी, तकनीकी कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए। दरअसल बिना मास्क का चालान करने के दौरान जेके ज्वेलर्स के जगदीश अहलाबादी और उसके कर्मचारी ने नगर परिषद कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। साथ ही नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अब नगर परिषद के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि आरोपी दुकानदार और उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही परिषद कर्मचारी और उसकी मां पर झूठा मुकदमा वापस भी लिया गया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के विरोध के बाद 2 किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आज बागियों के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने पुलिस पर गिरफ्तारी को लेकर किसानों से बातचीत नहीं करने का आरोप लगाया। फरीदाबाद के गांव मुंजेड़ी में पिछले सरपंच के फ्रॉड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि गांव के कार्यवाहक सरपंच ने उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया, जहां पूर्व सरपंच रानी पर करीब 70 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है। वहीं उनकी जगह पर पदस्थ कार्यवाहक सरपंच ने तो भ्रष्टाचार में इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इन जनाब पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। गांव के लोगों का कहना है कि जो धनराशि दोनों सरपंचों ने भ्रष्टाचार में कमाई, वो इनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी धन है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाकियों के लिए नजीर साबित हो। महेंद्रगढ़ के गांव खातौद का रहने वाला सीआरपीएफ का जवान रेवाड़ी जाते समय सिगड़ी गांव में एक ट्रॉली की चपेट में आ गया। घायल को नागरिक अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी गंभीर हालत के चलते जवान को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सैनिक के परिजन इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन जवान को समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिसके चलते जवान की जान चली गई। पिहोवा के कैथल रोड स्थित कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारियों ने 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मचारी रंजीत ने बताया कि पिहोवा डिवीजन में 2 नए सब स्टेशन खोले गए हैं, जिनके लिए कर्मचारियों की जरूरत है। इनका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए, बल्कि कर्मचारियों को ही एसडीओ की तरफ से आदेश दिए गए हैं। दरअसल दोनों स्टेशन में अतिरिक्त ड्यूटी देने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है और आदेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में बदमाशों द्वारा आढ़ती को गोली मारकर घायल करने से मंडी के आढ़तियों में रोष है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के आढ़तियों ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो मंडी को बंद कर देंगे। मंडी के आढ़तियों ने एक बैठक का आयोजन कर ये फैसला लिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने आढ़ती समेत 3 लोगों को गोलीबारी कर घायल कर दिया था। रादौर बस स्टैंड के शौचालयों में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्राथमिक जांच में नशे की ओवरडोज का मामला लग रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के शौचालय में युवक के बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर
बस अड्डे के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर देखा तो वहां 2 युवक मिले, जिनमें से एक युवक बेहोश था और दूसरा नशे की हालत में था। पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जिसमें से एक की मौत हो चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इधर पुरहाना में पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है। पुलिस द्वारा बताया गया कि इसका इस्तेमाल वो बसों और टोल टैक्स पर किया करता था। पुलिस ने आरोपी को पुरहाना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कागजातों के साथ छेड़छाड़ सहित आधा दर्जन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। भिवानी जिले के गांव सुई में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों बेटे भारतीय सेना में देश सेवा के लिए कार्यरत हैं। महिला के साथ मारपीट गली में सफाई को लेकर हुई। आरोप है कि पड़ोसियों ने महिला के सिर पर वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मां के साथ हुई इस मारपीट मामले को लेकर दोनों जवानों एसपी कार्यालय पहुंचे और जिस पर अधिकारियों ने उन्हें जांच का भरोसा दिया है। पानीपत में एक महिला के साथ दहेज के लोभियों ने मारपीट की। दरअसल समझौते के लिए महिला के मायके पक्ष को थाने में बुलाया गया था और इस दौरान ससुराल के लोगों ने महिला के साथ बदसलूकी कर मारपीट की। आपको बता दें कि दोनों पक्ष पंचायती तौर पर समझौता करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ महिला थाने के अंदर ही गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। पीड़िता की मां का कहना है कि 3.5 सालों में एक भी दिन उनकी बेटी को चैन से नहीं रहने दिया गया। उसे हर रोज दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। बेटी का घर बस जाए इसीलिए किसी तरह उसे समझा बुझाकर पंचायती तौर पर फैसला कर 1-2 बार वापस घर भेजा, लेकिन बावजूद इसके ससुराल पक्ष ने बेटी के साथ मारपीट की। फतेहाबाद में 2 दिन की दुल्हन की खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि घर में ही फंदे से लटककर दुल्हन ने जान दे दी। डीएसपी दलजीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि 2 दिन पहले शादी करने वाली प्रियंका का शव उसके ससुराल में खर्च में फंदे से लटका हुआ मिला है। परिवार की ओर से मृतका के पिता ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी बेटी का दिल ससुराल में नहीं लगा और इसी परेशानी के कारण उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पिता के बयान दर्ज कर उसके आधार पर आगामी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि अशोकनगर में 22 साल की प्रियंका, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई, उसका शव घर में ही फंदे से लटका मिला। मृतका मूल रूप से यूपी की रहने वाली थी और उसकी शादी फतेहाबाद के अशोकनगर निवासी युवक के साथ हुई थी। बहादुरगढ़ के खेड़ी जसौर गांव में गैस कटर से एटीएम काटकर 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। दरअसल चोर काले रंग की गाड़ी में आए, जिसके बाद उन्होंने गैस कटर से एटीएम काटा और कैश लेकर मौके से फरार हो गए। दरअसल इस दौरान शातिर चोरों ने वारदात से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से खराब कर दिया था, जिसके बाद चोरी की इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस समय एटीएम बूथ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि धुंधली सी फुटेज में 2 आरोपी नजर आ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती 26 मार्च को हुए शुभम हत्याकांड मामले में अवैध हथियार मुहैया करवाने वाले शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस हत्याकांड में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए 9 देसी तमंचे और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने 2 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। सिरसा शहर के विभिन्न बाजारों में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों का सामान जब्त किया गया और हिदायतें दी कि दोबारा सामान दुकान के बाहर न लगाएं। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक धर्मेंद्र ने बताया कि अगली बार सामान जब्त करने के साथ ही चालान भी किया जाएगा। इसी के साथ कोविड-19 के चलते लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की गई।
गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना सफीदो रोड पर बिचपड़ी गांव के पास एक कार ने एक गाड़ी को ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। पिकअप के पीछे एक वैन भी पिकअप से जा टकराई। दोनों गाड़ियों की इस टक्कर में गाड़ियों में सवार 10 से 12 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को गोहाना के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां घायलों का इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने एक मस्जिद से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि पांचों आतंकी मस्जिद में लोगों को घृणा फैलाने वाला साहित्य बांट रहे थे और उनसे चंदा जमा कर रहे थे। विश्व बैंक अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि भारत सौभाग्यशाली है जो उसके पास सीरम इंस्टीट्यूट जैसा वैश्विक टीकों का एक बड़ा निर्माता है। साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की आगामी बैठक से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान की। इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश की बिखरी हुई संसद में सरकार का गठन करने का मुश्किल काम सौंपा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पीएम नेतन्याहू को संसद में बहुमत परीक्षण के लिए एक और मौका मिला है। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई आतंकी हमले में वांछित तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी गई है और इस मामले पर पहले 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। पूर्वी इंडोनेशिया के सुदूर क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद मलबे में दबे करीब 21 लोगों की तलाश के लिए बचाव कर्मियों की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र और पड़ोस के पूर्वी तिमोर में खराब मौसम के चलते भूस्खलन से लेम्बाता द्वीप समूह में कई गांव